नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज आप डीएनए का गरीबी विशेषांक देखने वाले हैं। भारत के महानगरों में शुक्रवार को गरीबी की बात करना थोड़ा सा अटपटा लगता है। वीकेंड से ठीक पहले गरीबों की बात करना वीकेंड पार्टी वाले मूड को खराब कर देता है, लेकिन बड़े नजरिए से अगर देखें तो ये देश के लिए लाभदायक है। हम देश को रिपोर्ट करते हैं और इसीलिए आज हमने गरीबों की बात करने का फैसला लिया है। ये एक ऐसा विशेषांक होगा जिसे आप भी अपनी मेमोरी में सेव करना चाहेंगे। आज हम गरीबों का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक सोच को डिकोड करेंगे। नोटबंदी के 50 दिन अब खत्म हो चुके हैं। पुराने कैलेंडर दीवारों से हट चुके हैं और उनकी जगह नए कैलेंडर्स ने ले ली है। इस बीच देश के कई नेताओं और बुद्धिजीवियों ने भी अपने विचारों को नए साल के हिसाब से अपडेट कर लिया है। गरीबों के नाम पर राजनीति और विरोध प्रदर्शन करने वाले अब गरीबों को भूल चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए, इन नेताओं के लिए गरीबों की तकलीफ नोटबंदी खत्म होने के साथ ही आउटडेटेड हो चुकी है। जब नोटबंदी का फैसला हुआ था तब राजनीति की दुनिया में गरीब लोग ट्रेंड कर रहे थे। हर छोटा बड़ा नेता गरीबों के प्रति चिंता प्रकट करना चाहता था और कर भी रहा था। गरीबों के साथ लाइन में खड़े हो रहे थे हमारे नेता। लेकिन अब गरीबों की बात करना फैशन में नहीं रहा। नेताओं और बुद्धिजीवियों के इस रवैये पर देश के गरीब क्या सोचते हैं, ये जानना आज आपके लिए जरूरी है और इसके लिए हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। डीएनए में आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले मैंने फिनलैंड से जुड़ी एक खबर का विश्लेषण आपके लिए किया था और आपको बताया था कि कैसे वहां बेरोजगार लोगों को मुफ्त की सैलरी दी जा रही है। लेकिन इसी दुनिया का एक कोना ऐसा भी है जहां रहने वाले गरीब लोग चैन की नींद के लिए कब्र को अपना घर बनाने पर मजबूर हैं। यानी अब उन्होंने कब्र में रहना शुरू कर दिया है। ईरान से हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनमें जीते जागते इंसान इस त्रासदी को जी रहे हैं। गरीब और बेसहारा लोग भीषण ठंड और गरीबी में कैसे अपना गुजारा करते हैं, इस बात को समझना आज आपके लिए जरूरी है। ये तस्वीरें आपको भावुक कर देंगी और आप महसूस कर पाएंगे कि दुनिया में गरीबी से बड़ा अभिशाप कोई और नहीं है। और डीएनए में आज आपके लिए एक सरप्राइज भी है। आज के शो में एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होगा। इस्लामिक स्कॉलर, लेखक और कॉलमिस्ट तारिक फतेह आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी न्यूज भारतीय समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नया शो आपके लिए लेकर आ रहा है जिसका नाम है फतेह का फतवा, और इस शो को तारिक फतेह होस्ट करेंगे। समाज में फैले भ्रम और कुरीतियों को खत्म करना भी मीडिया की जिम्मेदारी होती है और जी न्यूज सच का सबसे बड़ा मंच है। इसलिए जी न्यूज ने यह कदम उठाया है। आज हम तारिक फतेह से पूछेंगे कि फतेह का फतवा में उनका क्या काम है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली में आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक के पहले दिन सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे बड़े फैसले के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि विरोधी दलों के नेगेटिव कैंपेन से मजबूती से मुकाबले की जरूरत है। विपक्ष विकास की राह में रोड़े डाल रहा है। नोटबंदी को शाह ने कामयाब बताया। कहा कि निकाय चुनाव में मिल रही सफलता इसका प्रमाण है। दोनों जो निर्णय है, सर्जिकल स्ट्राइक और विमुद्रीकरण, इसका इतिहास में स्थान बनेगा, ये भी विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। कल कार्यकारिणी के आखिरी दिन पीएम मोदी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा जताया है। आज सुबह से ही मुलायम सिंह यादव से तमाम नेताओं की मुलाकात हुई। सुबह ही शिवपाल यादव भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने गए। हालांकि दोनों गुटों में फिलहाल सुलह के आसार नहीं है। मुलायम सिंह ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसे आखिर में टाल दिया। वहीं पार्टी महासचिव अमर सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि अखिलेश और मुलायम में समझौता हो। मैं चाहता हूँ समन्वय हो, पिता पुत्र में युक्ति हो, मुलायम सिंह जी का भी सम्मान रहे और अखिलेश का यशस्वी नेतृत्व भी आगे बढ़े। ऐसी कोई राह निकलती है तो उसके समर्थक हम भी हैं और शिवपाल जी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए घोषणा पत्र भी तैयार किया जा रहा है। हम भी नेताजी को निर्विवाद नेता मान रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पार्टी में आदेश दे रखा है कि नारा नेताजी का पहले नाम लिया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री जी का नाम लिया जाएगा। पोस्टर बैनर नेताजी की फोटो जरूर लगेगी।
यूपी चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। दूसरी लिस्ट में बीएसपी ने पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों पर फोकस करते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जबकि 21 दलित हैं। 100 सीटों में से सिर्फ 3 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। पश्चिमी यूपी में बीएसपी का टिकट पाने वालों में 25 मौजूदा विधायक हैं, जबकि 25 नए चेहरे हैं। बीएसपी यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से अब तक 200 पर उम्मीदवार उतार चुकी है और बीएसपी कल उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को टालने की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। एक याचिका दायर कर बजट पेश करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग से मांग की थी कि चुनाव प्रक्रिया के बीच बजट पेश न हो, केंद्र सरकार को ऐसा करने से रोका जाए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के एक और मंत्री आरोपों के घेरे में आ गए हैं। आयकर विभाग ने दावा किया है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के संबंध हवाला कारोबारियों से है और इसके पक्के सबूत हैं। आरोप है कि जैन और उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला कारोबारियों से 16 करोड़ 39 लाख रुपए की रिश्वत मिली, जिसके बाद सत्येंद्र जैन ने बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी। इन आरोपों पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। पूरे परिवार ने और मैंने मिलकर लगभग 52 लाख की करीब इन्वेस्टमेंट थी। उसका मैंने एक पैसे का हिसाब दे रखा है, इनकम टैक्स रिटर्न में दे रखा है। अगर ये कहें कि सारी दुनिया का हिसाब दे दो, मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं अपना करीब 16 करोड़ का एक अमाउंट मेंशन किया गया है। मैडम कैसे भी कर सकते हैं ना, मैं उस कंपनी में मैं एक माइनर शेयर होल्डर हूँ। आईटी विभाग ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2 डोजियर भी तैयार किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वो हवाला कारोबारियों से सीधे फोन पर बात करते थे और उनके बीच कोडवर्ड में कुछ सौदे भी हुए। अब इस मामले में सत्येंद्र जैन से जल्द ही पूछताछ भी हो सकती है। एनआईए ने लश्कर आतंकी बहादुर अली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में बहादुर अली पर कश्मीर में अशांति फैलाने, दिल्ली समेत कई जगहों पर आतंकी हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं। आज हमने चार्जशीट फाइल की है बहादुर अली जो एलईटी का टेररिस्ट है उसके खिलाफ। वो हमने यूएपीए के सेक्शंस में एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत, फॉरेनर्स एक्ट के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत हमने उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले आतंकी बहादुर अली को पिछले साल 26 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में बहादुर अली ने बताया कि उसे पीओके में आतंकी कैंप से निर्देश मिल रहे थे और पाकिस्तानी सेना ने उसके अलावा कई और आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद की। इससे ये साफ साबित भी होता है, सिद्ध भी होता है कि भारत की भूमि पर जो आतंकवाद हो रहा है उसकी रचना, उसका षड्यंत्र पाकिस्तान में किया जाता है। दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 विदेशी नागरिकों के पास से करोड़ों रुपए की ड्रग बरामद की। ब्राजील और अफगानिस्तान के रहने वाले दोनों आरोपियों को नारकोटिक्स विभाग ने 30 से 31 दिसंबर की रात को आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। ब्राजील की जोसेन ने पेट में ड्रग्स के 65 कैप्सूल छिपाए थे, जबकि अफगानिस्तान के मोहम्मद कासिम ने 90 कैप्सूल छिपाए थे। जो लेडी है उसका अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में और एक्सरे में अबाउट 67 to 68 कैप्सूल्स आए हैं, जिसमें से 65 अभी तक पेट से निकाले जा चुके हैं। 2-3 शायद अभी भी उसके अंदर हैं, वो अभी बाहर नहीं आ पाए हैं। उस सिलसिले में जो डॉक्टर्स हैं अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। 38 साल की जोसेन डी सिल्वा साओ पाउलो से अबू धाबी के रास्ते दिल्ली आई थी, जबकि अफगानिस्तान का रहने वाला मोहम्मद कासिम हेरात से दिल्ली आया था। फिलहाल नारकोटिक्स ब्यूरो की निगरानी में दोनों आरोपियों का इलाज चल रहा है।